आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, इंडिया टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर अब्बास। आज हम बात करेंगे काले धन के कुबेरों की, बात करेंगे उन वजहों की जो इन कुबेरों का नाम सामने आने में रोड़ा बन रही। अरसे बाद अन्ना हजारे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी, बताएंगे उन्होंने क्या कहा। साथ ही आपको दिखाएंगे जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी पीएम मोदी से आखिर क्यों है नाराज। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती रंग लाई। सरकार ने ऐसे 627 लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं जिन पर काला धन रखने का शक है। इनमें से तकरीबन आधे एनआरआईज हैं। नाम लिफाफे में मिले जिन्हें खोलने से कोर्ट ने अभी इनकार किया है। इस वजह से इन नामों का खुलासा अभी नहीं हो सका है। ये कौन लोग हैं, इसे जानने में अभी वक्त लगेगा। केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में अकाउंट रखने वाले 627 लोगों के नाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं। सरकार ने 3 सीलबंद लिफाफे सौंपे हैं। कोर्ट ने लिफाफों को नहीं खोला और कहा कि इसे एसआईटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही खोलेंगे। इन तीनों लिफाफों में से पहले में खाता धारकों के नाम हैं। दूसरे लिफाफे में जांच की स्टेटस रिपोर्ट है, जबकि तीसरे लिफाफे में देशों की संधि की जानकारी दी गई है। 627 लोगों की लिस्ट में करीब 300 लोग एनआरआई हैं। इन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, जबकि 327 लोगों की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके पास काला धन है या नहीं। अदालत ने निर्देश दिया कि एसआईटी 30 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दे और 31 मार्च 2015 तक इन खातों की जांच पूरी करे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सरकार ने कोर्ट को बताया कि खाता धारकों के बारे में ब्यौरा वर्ष 2006 का है, जिसे फ्रांस की सरकार ने वर्ष 2011 में केंद्र सरकार को भेजा था। उन्होंने बताया कि जिनेवा में एचएसबीसी बैंक से आंकड़े को चुरा लिया गया था, जो बाद में फ्रांस पहुंच गए और वहां से सरकार को सूचना मिली। क्योंकि किसी एचएसबीसी के नुमाइंदे ने ये स्विट्जरलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी और वो फ्रांस के पास गई और फ्रांस और भारत के तहत जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस ट्रीटी के तहत हमारी मांग की वजह से ये लिस्ट हिंदुस्तान को दी गई। काले धन के पर्दाफाश की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। उनका मानना है कि कोर्ट की सख्ती से सरकार रास्ते पर आई है। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने समझा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, नहीं तो आए क्यों ये दरखास्त करना। दो दिन आर्ग्यूमेंट किया है, आखिर उसके बाद विथड्रॉ कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा चेंज मानता हूं, मगर ये चेंज सरकार की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ग्लोरी है। दिस इज नॉट अ क्रेडिट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री और टू द अटॉर्नी जनरल। अब निगाहें एसआईटी पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी ही नामों का खुलासा कर देगी। हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल और मैंने 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें कि कई नाम सार्वजनिक करे थे इस एचएसबीसी बैंक की लिस्ट के, जिसमें कि 3 लोगों के स्वर्ण स्टेटमेंट्स जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए गए थे वो भी लगाए थे, जिन्होंने कबूल किया था कि उनके अकाउंट थे और इलीगल थे वगैरह, लेकिन उनके नाम भी अभी तक डिस्क्लोज नहीं करे गए हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है अब, और मुझे उम्मीद है कि एसआईटी इस पर गौर करेगी और ये बोलेगी कि भाई ये नाम अब सार्वजनिक होने चाहिए। इससे पहले सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को 3 खातेदारों के नाम बताए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार विदेशी बैंकों के खाता धारकों की सूची सौंपने को राजी हो गई थी। काले धन के मसले पर अब तक देश में खूब राजनीति होती रही है।
लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सख्त हुई है, इससे अंदाजा लगाया सकता है कि आने वाले दिनों में और अच्छे नतीजे आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलबीर सिंह के साथ शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने कड़े रुख के बाद अब नामों की लिस्ट सामने आई है सील बंद लिफाफे में। ये काला धन जो विदेश में अलग अलग बैंकों में जमा है, ये देश वापस कैसे आएगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही और ना ही इसका कोई प्लान सरकार के पास फिलहाल नजर आ रहा, जैसा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता से वादा किया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने नामों की सूची सौंप तो दी, लेकिन सरकार पहले इसके लिए राजी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार खाता धारकों के नाम क्यों नहीं बताना चाह रही है, आखिर सरकार की मजबूरी क्या है। काले धन के संवेदनशील मुद्दे को चुनाव में बीजेपी ने खूब बुनाया। अब विडंबना देखिए कि यही मुद्दा सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकार नाम बताने से क्यों बच रही है। दरअसल सभी विदेशी अकाउंट होल्डर के नाम को शेयर करने से संधियों में गोपनीयता की शर्त टूट रही है, जिससे भारत की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इसके अलावा नामों को उजागर होने से अमेरिका से भेजे जाने वाले धन पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बिना कोई प्रोसिक्यूशन के किसी अकाउंट होल्डर का नाम पब्लिक में आने से अमेरिका के साथ होने वाले फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट करार प्रभावित होता है। सरकार के मन में ये भी डर था कि अगर सभी नाम पब्लिक में आते हैं तो भविष्य में स्विस अथॉरिटी से कोई और सूचना हासिल नहीं हो पाएगी। ऑटोमेटिक सूचना आदान प्रदान समझौते में भी गोपनीयता एक शर्त है। इसमें 48 देशों के बीच सहमति बनी थी, जिसमें भारत भी शामिल है। इस करार पर 2017 से पहले हस्ताक्षर होने थे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस करार पर भी असर पड़ने की आशंका बन गई है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमें और भी डिफिकल्टीज हैं इन ट्रीटीज की और कुछ हमें आगे भी करनी है। कोर्ट ने हमें परमिशन दी है कि हम अपने मुद्दे इस रिगार्ड में एसआईटी के सामने रखें। यानी मामला इतना आसान नहीं है जितना विपक्ष में रहने के दौरान दिखता है। काले धन की देश वापसी के रास्ते की मुश्किलें शायद अब बीजेपी सरकार को ज्यादा समझ में आ रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का मुद्दा किस तरह से छाया हुआ था। अलग अलग तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि अगर काला धन आ जाए तो हर भारतीय के बैंक खाते में कई हजार की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब विपक्ष के साथ साथ अन्ना हजारे भी पूछ रहे हैं कि आखिर कब आएगा काला धन। जिस आम चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी, उसका बड़ा मुद्दा था काला धन। बीजेपी और इसके बाबा रामदेव जैसे समर्थक इस मुद्दे पर कांग्रेस पर वार कर रहे थे। बीजेपी जीती और काला धन वापसी की उम्मीद जगी, लेकिन जिस तरह इन नामों को हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को सरकार से मशक्कत करवानी पड़ी, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं सरकार टाल मटोल तो नहीं कर रही है। इस 100 दिन के अंदर ये काला धन वापस लाएंगे और भारत के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा उनके डिपॉजिट होगा। तो जनता तो बड़ी आशा से देख रही है कि वो कब आ रहे पैसे। और 3 नाम और 8 नाम और 10 नाम ये डिक्लेयर करना तो हो सकता है कई साल बीत जाएंगे। फिर जैसे बाबा रामदेव कहते थे कि 50,000 से ज्यादा नाम है, हर एक व्यक्ति के अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा कि 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आ जाएंगे। हम चाहेंगे कि ये 50,000 नाम भी जल्दी से जल्दी लेकर के आए और इतना जितना भी काला धन विदेशों के अंदर है वो सारा का सारा वापस आए, ताकि हमारे देश की जनता के हर एक व्यक्ति के पास में जैसे इन्होंने वायदा किया था 15-15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आए, हम लोग ये भी साथ साथ में चाहते हैं। कभी बीजेपी की दोस्त रही शिवसेना ने भी सरकार पर निशाना साधा है। चुनाव प्रचार के दौरान बाबा रामदेव और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि विदेशों में कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए काला धन जमा होगा। दावा किया गया कि सारा काला धन देश में आ गया तो हर घर पर सोने के छप्पर चढ़ जाएंगे। काला धन मामला काफी जटिल है और देश में वापस लाना कितना मुश्किल है, शायद ये सरकार को समझ आ गया है। अब तक जो भी कार्रवाई इस मामले में की गई उसका श्रेय भी कोर्ट को जाता है, लेकिन बीजेपी कोई आलोचना फूटी आंख नहीं सुहा रही है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार की पहल का ही नतीजा है कि आज काले धन पर इतनी चर्चा ही नहीं हो रही बल्कि कार्रवाई भी हो रही है। हमें लगता है कि इस काले धन पर काला कोलाहल बंद करना चाहिए
और इसको गंभीरता से लेते हुए काला धन देश की धरती पर वापस आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए केंद्र की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से कमिटेड है। काला धन तब आएगा जब ये हमारा हिंदुस्तान की तफ्तीशी एजेंसी ये एविडेंस ले लेगी कि ये जो पैसा स्विस बैंक में या जर्मन बैंक में या फ्रेंच बैंक में ये पैसा पब्लिक है, ये चोरी का धन है। सच दोनों ही तरफ है। सरकार को 100 दिन का वादा याद दिलाने वाले भी सही हैं और सरकार का ये पक्ष भी दम रखता है कि कार्रवाई तो हो रही है। बात सिर्फ इतनी है कि आखिर इस कार्रवाई में कितना समय लगेगा। किसी चुनावी सभा में 100 दिन के भीतर काला धन वापस लाने की बात कहना बेहद आसान है, लेकिन हकीकत में काला धन वापस लाना कितना कठिन है, शायद इसका पता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब जरूर लग गया होगा। बहरहाल काला धन खाता धारकों का नाम सामने आने के बाद देश भर में एक उम्मीद जरूर बनी है कि शायद किसी दिन काला धन भी वापस जरूर आए, लेकिन इसके लिए करना होगा इंतजार। अभिनव उपाध्याय, भास्कर न्यूज, दिल्ली। तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन होने जा रहा है, इसमें कोई शक अब नहीं बचा हुआ है। खासतौर पर शिवसेना ये पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में उसको कोई ऐतराज नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो। लेकिन बीजेपी का एक अलग रुख भी सामने आया है। बीजेपी चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना के तीखे हमले से काफी आहत है और चाहती है कि शिवसेना नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर किए गए निजी हमलों के लिए माफी मांगे, फिर साथ आए। वो अफजल खान की औलाद हैं। वो महाराष्ट्र को फतेह करने का सपना देख रहे हैं। अगर शिवसेना ने मोदी का समर्थन नहीं किया होता तो उनके बाप दामोदर दास भी बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाते। शब्दों के ये वही तीर हैं जो चुनाव के दौरान शिवसेना की तरकश से बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए निकले, लेकिन बीजेपी ने खामोशी से ये वार झेलकर अपने पुराने सहयोगी शिवसेना के सारे दांवपेच को कुंद कर दिया। लेकिन मोदी अपने दोस्तों के साथ दुश्मनों को भी नहीं भूलते। मोदी की इस खासियत का अंदाजा शिवसेना को अब हो रहा है। बीजेपी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की एक तरफा घोषणा कर राज्य की राजनीति में मजाक बनी रही शिवसेना को बीजेपी अपनी ताकत का एहसास करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी के नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने मोदी और अमित शाह की शान में जो गुस्ताखी की है, पहले उसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, तभी गठबंधन पर उनसे कोई बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक केंद्रीय मंत्री के हवाले से लिखा है कि बीजेपी शिवसेना का गठबंधन तो तय है, बस समय की बात है, लेकिन हम उन्हें प्रधानमंत्री और अमित शाह के ऊपर की गई बयानबाजी को लेकर नाराजगी का एहसास कराना चाहते हैं। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी ने शिवसेना तक संदेश पहुंचा दिया है या निजी तौर पर माफीनामा चाहती है। इसके साथ ही बीजेपी की मांग है कि शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करे। देवेंद्र फडणवीस 31 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। पार्टी के एक नेता के मुताबिक बीजेपी की राज्य इकाई नहीं चाहती कि शिवसेना से तब तक गठबंधन किया जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी दबंगई और कठोर जुबानी के लिए जाने जाने वाली शिवसेना बीजेपी की इन शर्तों को मानकर सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होगी क्या? सवाल तो बड़ा है, लेकिन जवाब केवल शिवसेना के पास ही है। माफीनामे के बाद से कहीं न कहीं बीजेपी ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार में अगर शिवसेना का नाम नजर नहीं आता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब शिवसेना के मुकाबले में बीजेपी दूसरे विकल्पों को ज्यादा तरजीह दे रही है। कैमरा पर्सन रंजीत गुप्ता के साथ फैजान खान, भास्कर न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास नारा जमीयत उलेमाए हिंद ने खारिज कर दिया है। भास्कर न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सरकार फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि जमीयत मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है देश का और फिलहाल अपनी नाकदरी से बेहद नाराज है केंद्र सरकार से। तो मोदी सरकार के 5 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास शख्सियत यहां पर मौजूद हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदनी साहब, 5 महीने पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को,
किस तरह से इस पूरे कार्यकाल को देखते हैं? और पहला सवाल मेरा बड़ा दिलचस्प आप महसूस करेंगे, 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? नहीं, मैं नंबर देने की तो बहुत, मैं कोई इम्तिहान लेने के लिए नहीं बैठा हूँ कि नंबर दूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुल्क अगर चलेगा तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलेगा, अक़लियत और अक्सरियत में भेदभाव करके नहीं चलेगा। जिस चीज़ को मैं तन्हा नहीं बल्कि मुल्क का हर आदमी देख रहा है वो ये है कि इस सूरत हाल के अंदर यूपी में मैं रहता हूँ, शहर शहर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, जो जी चाहता है वो। योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है आपका? मैं एक की तरफ नहीं, 50 की तरफ इशारा है। ये सूरत हाल मुल्क को एक बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी कर रही है। किसी वक्त भी कहीं कोई हंगामा हो सकता है, किसी वक्त भी आग लग सकती है, किसी वक्त भी दुकानें जल सकती हैं। ये सूरत हाल मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत और जो निज़ाम को चला रही है, उन्हें मुल्क के रहने वालों को ख़ास तरीके पर अपनी पार्टी के लोगों को ये पैगाम देना चाहिए कि वो मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम करें, इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें, प्यार और मोहब्बत की बात करें। अगर प्यार और मोहब्बत को आग लगेगी तो अक्सरियत, अक़लियत और मुल्क को आग लगेगी। लेकिन यूपी में जब उपचुनाव होते हैं और जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जाती है वोटर्स को, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता जिन्होंने इस तरह के भड़काने वाले बयान दिए, जनता उनका साथ नहीं देती है, करारी मात होती है बीजेपी की। और उसके बाद महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि हरियाणा में हम देखते हैं कि तस्वीर बदल जाती है और बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता और उसको जनता का साथ भी मिलता है, दोनों जगह जीत भी होती है पार्टी की। आपको लगता है पार्टी भी अब अपने आप में सोच रही है, बदलने की कोशिश कर रही है? नहीं, आपका नजरिया गलत है। आप जिस बात को सही कहना चाहते हैं वो बात सही नहीं है। बीजेपी की ये स्कीम और ये प्रोग्राम हमेशा रहा है कि वो अक्सरियत और अक़लियत के वोटों को इस तरह तकसीम कर दे कि एक तरफ अक़लियत, एक तरफ अक्सरियत। अक़लियत बेवज़न होकर के रह जाएगी। ये आज से नहीं, ये स्कीम 65 साल से मुल्क के अंदर चल रही है। सन 57 में सबसे पहला फसाद हुआ था जबलपुर का, उससे लेकर के आज तक 20-23 हज़ार फसादात मुल्क के अंदर हुए। ये एक जो सिलसिला फसादात का है वो आकर के वहाँ जो सन 57 से मकसद शुरू हुआ था, उद्देश्य, आकर के इस इलेक्शन के अंदर उद्देश्य मिला है। आप समझते हैं आज आकर के वो चीज़ हो। आपका ये समझना कि जनता उनको बाहर कर देती है, कबूल नहीं करती, नहीं, ये गलत है। यूपी में तो करारी मात हुई, लेकिन ना उपचुनाव कहाँ करारी मात? उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसमें जनता ने नकार दिया, समाजवादी पार्टी को सारी सीटें गई। ये तो ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन इससे पहले जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है? अरे भाई, जो मरकजी इलेक्शन हुआ है उसके अंदर तो सफाया हो गया है सबका। ये उसी का नतीजा है। ये जो दूसरी चीज हुई है, फिर जब मोदी सरकार की तरफ से ये नारा दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर यकीन नहीं होता? मैं उसकी जमीनी हकीकत तो मैं नहीं देखता हूँ। हो सकता है आप देखते हो, मैं तो नहीं देखता हूँ। भाई लाए तो आप ही लोग हैं अपने प्रोपेगेंडा करके, अब आप दीजिए उसका जवाब, मुझसे क्या पूछ। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि यूपीए सरकार से जब हम एनडीए सरकार की तुलना करते हैं, कहा यह जा रहा है कि ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत सरकार है, चाहे वो अमेरिका में हिंदुस्तान का रुतबा दिखाने की बात हो या पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश हो। आपको लगता है ये एक अच्छी कोशिश हुई और उसका नतीजा में देखने को? नहीं, करारा जवाब पाकिस्तान को तो कांग्रेस इससे पहले बड़े बड़े जवाब दे चुकी है। क्या चीज़ है ये? तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करके ख़त्म कर दिया, एक तरफ मशरक़ी पाकिस्तान, एक तरफ मगरबी। आज दोनों मुल्क अलग हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। आज कौन सी नई बात हो गई? आज तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कोई इसकी ये अहमियत नहीं। हिंदुस्तान की जो हैसियत है, जो ताकत है, और 65 साल के अंदर जो ताकत बनी है, उस ताकत के बनाने में कोई 5 महीने में मोदी सरकार की दौड़। यार भाई, ये तो कांग्रेस है जिसने 65 साल के अंदर हिंदुस्तान को यहाँ ला कर खड़ा कर दिया। और हुदूद के ऊपर जो कुछ भी आपको मिल रहा है, ये कोई मोदी सरकार का बनाया हुआ थोड़ी है। क्या आज उसको सुकड़ भलाई लेने के लिए कह दिया जाए कि मोदी सरकार ने जवाब करारा दे दिया? करारा जवाब देने की ये सलाहियत पैदा की है वो किसने पैदा की? इस सरकार ने थोड़ी पैदा की है।
आप समझते होंगे, मैं तो नहीं समझता। मोदी सरकार के आने के बाद क्या कांग्रेस से जो आपकी नजदीकी थी, हम देखते थे कि चाहे जो मुसलमानों से जुड़े जितने भी मसाइल हैं, आपकी मुलाकातें होती रहती थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, क्या उस नजदीकी का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? क्योंकि नई सरकार ने आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश? नहीं, कोई राब्ता हमसे नहीं कायम किया है। हमने उनको रिपोर्ट दी थी डाभेल के अंदर, गुजरात के अंदर फसाद की, और इसलिए भेजा था कि शायद वो इसका जवाब हमें दें। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वो मुसलमानों के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी जगह बैठे हैं, वो अपनी जगह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना मदनी साहब, जिन पर हम बात कर रहे थे, जिनसे कि 5 महीने नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद अभी भी जो सरकार का रवैया है मुसलमानों के प्रति, उससे नाउम्मीद ही नजर आ रही है। समीर अब्बास, भास्कर न्यूज, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात में कच्छ की ओर बढ़ रहे तूफान नीलोफर की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तूफान 1 नवंबर को कच्छ के तट पर टकरा सकता है। तूफान के हिट करते समय इसकी रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में बारिश हो सकती है। तूफान से निपटने के लिए सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात की गई हैं। इनके अलावा राजस्थान के जोधपुर में 2 टीमें तैनात की गई हैं। जामनगर, कांडला और पोरबंदर बंदरगाहों पर तैनात युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी। और लोक आस्था का पर्व छठ अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई इलाकों में आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। शाम के वक्त डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया गया। 36 घंटे के निर्जल उपवास की वजह से आस्था, श्रद्धा और पवित्रता का ये पर्व बेहद खास हो जाता है। इस पर्व का आज तीसरा दिन है। दिन भर के निर्जल उपवास के बाद शाम को सूर्य की पूजा की गई और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके बाद इस पर्व का समापन होगा। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन हैं और निष्ठा भाव से छठ का व्रत करने पर सुख समृद्धि हासिल होती है। मुंबई शहर के लिए, क्योंकि ये मुंबई वही है जहां आपके सपने पूरे होते हैं और आज श्रद्धा का बहुत बड़ा। तो मुंबई और दिल्ली के घाटों पर जबरदस्त रौनक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने रूस में 2018 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप का लोगो लॉन्च कर दिया है। लोगो को लॉन्च करने के दौरान रूस के राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक शो के दौरान ब्लैटर ने कहा कि ये लोग रूस के जज्बे को दर्शाता है। ये लोगो लॉन्च किए गए इस लोगो में विश्व कप ट्रॉफी को लाल और नीले रंग में रंगा गया है, जो रूस के राष्ट्रीय झंडे का भी प्रमुख रंग है। साथ ही ट्रॉफी के चारों ओर सुनहरे रंग को जगह दी गई है और ये ट्रॉफी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपने देखी फीफा वर्ल्ड कप की। जो ट्रॉफी है वो किस तरह से दिखाई देगी, कितनी खूबसूरत ये नजर आएगी, इसकी एक झलक लोगों को देखने को मिली। और आज इंडिया टुनाइट पे मेरे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना जाइएगा क्योंकि भास्कर न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।